प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हम लोगों ने संघवाद के बारे में अध्ययन किया है। ये पहले लेक्चर में, दूसरा लेक्चर है भारत में संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था, जैसे हमारा भारतवर्ष 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ बहुत छोटी छोटी रियासतें थी, सबको फिर भारत में मिला लिया गया, यानी भारत एक संघ बन गया। तो भारत में एक संघीय व्यवस्था का रूप लिया और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा जब संविधान लागू हुआ तो उसमें भारत एक राज्यों का संघ बना। इस समय हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया तो एक राज्य कम हो गया, यानी 29 के जगह 28 हो गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो हमारे भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसमें पहले 2 प्रकार की सरकार बनाई गई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। फिर आगे चलकर बाद में एक तीसरी सरकार भी बनी, पंचायती राज व्यवस्था। यानी पंचायती राज व्यवस्था में जो गाँव में ग्राम पंचायत है, फिर जिले पर जिला पंचायत है, और उसके बाद ब्लॉक पर क्षेत्र पंचायत है। तो इसमें 3 प्रकार की राज व्यवस्था हो गई, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। फिर शहरों में टाउन एरिया, उसके बाद नगर पालिका और महानगरों में नगर महापालिका होती हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार और पंचायती राज व्यवस्था, 3 प्रकार की सरकारें हमारे यहाँ काम करती हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है। पहला है संघ सूची। संघ सूची में आता है प्रतिरक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा, यानी नोट छापने का काम। ये राष्ट्रीय महत्व के विषय है जो केंद्र सरकार, संघ सूची मतलब केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। उसके बाद आता है राज्य सूची। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जो प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं, यानी जो कानून व्यवस्था है वो राज्य सूची में है और वो राज्य सरकारों का काम है। उसके बाद तीसरा होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार, ये सब जो मामले हैं वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अधीन आते हैं। जैसे शिक्षा है तो राज्य सरकार भी स्कूल खोलती है, केंद्र सरकार के भी स्कूल हैं, जैसे CBSE बोर्ड, SSC बोर्ड। वन जो जंगल है वो राज्य सरकार के भी हैं, केंद्र सरकार के भी हैं। इस बार यूनियन, मजदूर संघ जो राज्य कर्मचारी हैं उनका भी यूनियन है और केंद्र सरकार का उनका भी विभाग बोल रहे सब, ये दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अधीन आते हैं। बाद में कंप्यूटर जो बहुत बाद में आया, तो ये कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर भी केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया ये कानून माना जाता है। उसके बाद आता है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। तो हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो किस प्रकार चलती है। तो 1947 में जब लोकतंत्र ने अपनी जीवन यात्रा शुरू किया, उस वक्त से लेकर 2017 तक जो हमारे बहुत से राज्यों का अस्तित्व खत्म हो गया, कुछ नए राज्य बने और कुछ राज्य अपने भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बनाए गए, कुछ भाषा के आधार पर बनाए गए। तो
भाषा के आधार पर, बल्कि संस्कृत, भूगोल अथवा जाति की विभिन्नता को रेखांकित करने वाले उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। जैसे इसमें नागालैंड है, उत्तराखंड है और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात आई तो उसमें बहुत सारे नेताओं के बीच मतभेद हो गया, जिसको कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया। लोगों को डर था कि इससे देश टूट जाएगा, देश टूट जाएगा। एक भाषावार राज्य बनने से देश ज़्यादा मजबूत हुआ। अब अगला है भाषा नीति। जैसे भारतीय संघ ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हिंदी को राजभाषा माना गया। हिंदी सिर्फ 40% लोगों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं को संरक्षण में अनेक दूसरे उपाय किए गए। जैसे हिंदी को राजभाषा बनाया गया, लेकिन उसके साथ साथ 21 भाषाओं को भी अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार का जब वांट निकलता है, किसी पद का जब परीक्षा होती है, इसमें लोग किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकते हैं, बशर्ते उन्होंने उसमें अपना विकल्प दिया। संविधान अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। यदि हिंदी के साथ साथ काम करने के लिए अंग्रेजी को भी अनुमति दी गई, लेकिन इसको 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन बहुत से जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जैसे तमिलनाडु है और कर्नाटका है, कई प्रदेश ऐसे हैं जो हिंदी नहीं बोलते हैं, इन्होंने इसको विरोध शुरू किया। इसलिए अंग्रेजी अब तक हिंदी के साथ चली आ रही है। अब अगला है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्यों का संबंध कैसा होना चाहिए। केंद्र राज्य संबंध में लगातार आए बदलाव बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह की व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। जैसे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो संबंध है, जैसे हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए केंद्र में किसी अन्य दल की सरकार है और राज्य में किसी दूसरे दल की सरकार है, तो केंद्र सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कई बार सरकार को गिराकर वहाँ राष्ट्र शासन लागू कर देती थी। तो केंद्र और राज्य के बीच में बहुत टकराव चलता है। लेकिन 1990 के बाद स्थिति काफ़ी बदल गई कि हर प्रांतों में छोटे छोटे क्षेत्रीय दल पैदा हो गए, जिससे केंद्र में किसी एक दल की बहुमत की सरकार नहीं बन पाती थी। तो 1990 के बाद गठबंधन सरकारों का दौर चला, क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में असगर बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों के क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन सरकार बनाना पड़ा। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वतंत्रता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। तो इससे केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आदर करने की नई संस्कृति बनती। इस प्रवृत्ति को सर्वोच्च न्यायालय के एक बड़े निर्णय से भी बल मिला। इस निर्णय के कारण राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। यानी अब केंद्र सरकार बिना किसी उचित कारण के राज्य सरकार को भंग नहीं कर सकती। यानी कोई भी चुनी हुई सरकार जब बहुमत की सरकार है तो उसको केंद्र सरकार भंग नहीं कर सकती। अब अगला है भारत में विकेंद्रीकरण, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है, तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण के पीछे मूल भावना यह है कि स्थानीय स्तर की जो सरकार होती हैं वहाँ लोकल समस्याओं को भली बात जानती हैं और उनको सुलझाने में वे सक्षम होती हैं। इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण को बहुत जरूरी बताया गया। भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था
भी बढ़िया शासन नहीं चल सकता है। भारत क्योंकि बहुत बड़ा देश है, जिसमें केवल 2 प्रकार की सरकारों से, केंद्र और राज्य सरकारों से शासन अच्छी तरह नहीं चल सकता है। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश जो है वो रूस से बड़ा है और महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की भागीदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का है और प्रांतीय स्तर के सरकार के नीचे है। जैसे हमारे यहाँ जो भी केंद्र सरकार के नीचे राज्य सरकार काम करती है और राज्य सरकार के नीचे पंचायती राज स्थानीय सरकार काम करती है। तो पहले पंचायती राज जो स्थानीय सरकार थी, ग्राम पंचायतें थी, उनका चुनाव समय से नहीं हो पाता था, लेकिन अब हर 5 साल पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और उसके बाद नगर पालिका, नगर महापालिका का चुनाव हर 5 साल पर होता है। और पंचायती राज व्यवस्था में हमारे यहाँ आरक्षण का भी पालन किया जाता है। जैसे उसमें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को उसमें बराबर की हिस्सेदारी मिलती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया। अब इसका PDF उपलब्ध आप लोगों को करा दिया जाएगा।